हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे मीजल्स के बारे में। तो जैसा कि फर्दर पहले इसके नाम देख लेते हैं। तो इसको खसरा के नाम से भी जानते हैं और अनदर नेम इज रुबेला, यानी कि रेड स्पॉट्स आर अपीयर इन दैट पर्टिकुलर केस। तो इसके बारे में अब हम समझते हैं कि मीजल्स होती क्या है, क्या क्या ऐसे कारण हैं जिन वजह से ये ऑकर होती है और कौन सा ऐसा एज ग्रुप है जहाँ पे ये पर्टिकुलर कंडीशन देखने को मिलती है। तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा तीव्र संक्रामक बीमारी, यानी कि हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है, यानी कि 1% टू अनदर पर्सन ये बहुत रैपिडली क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। आफ्टर दैट अत्यधिक जो ये केसेस हैं, लाइक जो मोस्ट केसेस हैं ऑब्वियसली वो बच्चों में यानी कि चिल्ड्रंस में देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं अगर यहाँ पे हम किस ग्रुप का वायरस है, सो माइक्सो वायरस, जो कि एक प्रकार का आरएनए वायरस होता है। तो यानी कि इन क्वेश्चंस आपसे अगर पूछा जाए कि मीजल्स किसकी वजह से होता है, तो यहाँ पे वायरस है जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर मीजल्स की कंडीशन देखने को मिलती है। उसके बाद सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, तो यहाँ पे अ केस ऑफ मीजल, यानी कि एक संक्रमित व्यक्ति, एक इन्फेक्शियस पेशेंट ही क्या है, इस पर्टिकुलर कंडीशन को, संक्रमण को आगे फैलाता है, ट्रांसमिट करता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। उसके बाद अगर बात करें कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा ये इन्फेक्शन फैल रहा है, तो ड्रॉपलेट जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि किसी ने स्नीजिंग की या कफिंग की, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये 1% टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट होता है। और उसके बाद अगर उसको लाइक इन्हलेशन के द्वारा अंदर की तरफ लिया गया तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्या करने लगता है, अफेक्ट करने लगता है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो कारण तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए, ये एक वायरस है। और इसके बाद अगर बात करें होस्ट का काम कौन करता है, जैसे कि आप लोगों ने बहुत ऐसे डिजीजेस पढ़े होंगे जहाँ पे होस्ट का काम कुछ मॉस्किटोस कर रहे थे, उसी प्रकार यहाँ पे होस्ट का काम ओनली ह्यूमंस ही करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया जैसे कि वायरस क्या हुआ, बॉडी में एंटर हुआ, उसके बाद क्या होगा, वो बॉडी में फैलेगा। देन पेशेंट जो है अगर स्नीजिंग करे, कफिंग करे, कहीं स्पिट कर दे, तो उस कंडीशन में अगर गलती से वहाँ पे, अब आपने देखा मैक्सिमम केसेस बच्चों में हैं, तो क्या पता जहाँ पे किसी ने छींका था, स्नीजिंग की थी, उस वस्तु को बच्चा उठा ले तो फिर उसको ये रोग उत्पन्न होने के चांसेस हो सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट कुछ ट्रांसमिशन की चीज़ें और मेंशन हैं, जैसे कि पर्सन टू पर्सन ही ये जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो क्या होता है, स्प्रेड होता है। तो आपने ये इसको समझ लिया। आफ्टर दैट पोर्टल ऑफ एंट्री, यानी कि कहाँ से इसकी एंट्री हो रही है, सो ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को याद रखना है। उसके बाद एक चीज़ और, लाइक इस कंडीशन में कंजक्टाइवा, लाइक पेशेंट में सुनने को मिलेगा कि आंखों से बहुत सारे टीयर्स या फिर रेडनेस देखने को मिलती है, ऐसी चीज़ें भी उपस्थित होती हैं उस पेशेंट में। उसके बाद अगर बात करें स्पेशली कि कौन सा ऐसा एज ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है, तो 6 मंथ से लेके 3 इयर्स तक के बच्चे सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। आफ्टर दैट 4, 5, 6, 7 इस उम्र में भी देखने को मिलेगा। एक चीज़ और, लाइक माल न्यूट्रिशन, यानी कि अगर किसी बच्चे का सही पोषण नहीं है, यानी कि वो कुपोषित है, तो उस कंडीशन में इसका रिस्क फैक्टर और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस पर्टिकुलर वायरस का जो इन्फेक्शन है वो फर्दर बढ़ जाता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो बात करते हैं यहाँ पे हम एक स्टेज के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो इस क्लिनिकल फीचर्स को समझने के लिए आपको बेहतर तरीके से ये 3 स्टेजेस को समझना है। तो मैंने यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स बनाए हैं जिसके द्वारा हम बारी बारी से स्टेजेस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला स्टेज प्रोडॉर्मल स्टेज, और इसको हिंदी में प्राथमिक लक्षण कहते हैं। उसके बाद आता है इरप्टिव स्टेज, यानी कि विस्फुटन अवस्था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पोस्ट मिजल स्टेज, यानी कि खसरा के पश्चात जो रिकवरी फेज होता है ना, उसी को यहाँ पे क्या कहते हैं, पोस्ट मिजल स्टेज। ठीक है,
तो समझने की कोशिश करते हैं प्रोड्रोमल से। तो बिगिन यानी कि सबसे पहली चीज़ तो हमें ये पता होना चाहिए कि शुरुआत कैसे हो रहा है, तो कब हो रहा है। तो 10 दिन यानी कि 10 डेज आफ्टर इन्फेक्शन, जब व्यक्ति में इन्फेक्शन फैला उसके 10 दिन बाद प्रोड्रोमल स्टेज देखने को मिलता है। और ख़त्म कब होता है, तो 14वें दिन, यानी कि 3 से 4 दिन के लिए ये स्टेज रहता है। अब इसमें कुछ अलग अलग लक्षण हैं जो देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेशेंट को बुखार रहेगा 3 से 4 दिन जब तक ये स्टेज है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, तो पेशेंट में नेज़ल डिस्चार्ज होंगे, लाइक नाक से रनी नोज हो सकते हैं, कफ का सिक्रेशन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, रेडनेस ऑफ आई, मैंने अभी शुरू में आप लोगों को बताया होगा, आंखों में एक प्रकार की लालिमा देखने को मिलती है। उसके बाद है लैक्रिमेशन। अब ये थोड़ा सा याद रखना है, लैक्रिमेशन होता क्या है, तो प्रोडक्शन ऑफ टीयर्स को लैक्रिमेशन बोलते हैं, यानी कि आंखों से बार बार क्या होंगे, आंसू निकलेंगे, पानी निकलेगा, ठीक है। उसके बाद है फोटोफोबिया, यानी कि वो पेशेंट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आंखें भी इफेक्ट हैं तो ओवर सेंसिटिव हो जाएंगे आंखें, तो क्या होगा, तुरंत जैसे ही वो बहुत सारी लाइटों में या रोशनी में जाएंगे तुरंत उनको क्या होगा, एक प्रकार का फोबिया देखने को मिलेगा पर्टिकुलर लाइट से। उसके बाद है लैरिंजाइटिस, यानी कि एक प्रकार का इन्फ्लेमेशन लैरिंग्स में देखने को मिलेगा। तो ये अलग अलग क्या थे, लक्षण थे जो प्रोड्रोमल स्टेज में देखने को मिला है। अब बढ़ते हैं इरप्टिव स्टेज की तरफ, यही खतरनाक स्टेज होता है, यानी कि विस्फोटन स्टेज इसको बोलते हैं। चलिए समझते हैं, तो शुरुआत कब हुआ, तो 4th डे, यानी कि जब ये स्टेज खत्म हुआ, फिर उसके बाद जब रैशेस अपीयर हो रहे हैं। अब सबसे पहली चीज़ जो रैशेस हैं यहाँ पे मैक्यूल्स, पैप्यूल्स देखने को मिलेगा। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो कान के पीछे यानी कि बिहाइंड द ईयर वाले रीजन से रैशेस शुरू होंगे। उसके बाद जो फेस है, नेक है, वहाँ पे ये रैशेस स्प्रेड होंगे और उसके बाद लोअर बॉडी पार्ट्स में धीरे धीरे ये रैशेस अपीयर हो जाते हैं। और इस समय पे आगे चल के क्या होगा, लाइक ठीक है, सारे रैशेस पूरी बॉडी में लोअर पार्ट तक फैल गए, यानी कि 2 से 3 दिन लगता है और ये पूरे बॉडी पार्ट में फैल गया। उसके बाद एक चीज़ और आप लोगों को याद रखनी है, ड्यूरिंग प्रोड्रोमल स्टेज यानी कि फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज में यहाँ पे वायरस पूरी बॉडी में उपस्थित रहता है। अब पूरी बॉडी में बोल रही हूँ तो यानी कि टीयर्स हो गए, नेज़ल सिक्रीशन हो गई, थ्रोट सिक्रीशन हो गई, ब्लड हो गए, यूरिन हो गए, इन सभी में क्या होता है, उस वायरस की अपीयरेंस देखने को मिलता है। बट एक चीज़ याद रखना है, जो स्प्रेड होगा ना वो स्पिट के थ्रू ही या एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू ही क्या होगा, स्प्रेड होगा, ओके। या पेशेंट कहीं छींका है तो उस सरफेस पे, उस सतह पे अगर वो वायरस उपस्थित है तो 1 पर्सन टू अनदर पर्सन फैलेगा। बट यहाँ पे ब्लड या यूरिन के थ्रू ऐसी चीज़ें नहीं हैं। उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, यानी कि पोस्ट मीजल स्टेज, खसरा के पश्चात। तो एक चीज़ और, इसको रिकवरी स्टेज भी कह सकते हैं। अब समझते हैं, तो ऑब्वियसली हम लोगों को भी लाइक नॉर्मली अगर थोड़ा सा बुखार, सर्दी, जुकाम हो जाता है तो थोड़ा खाना पीना क्या होता है, अफेक्ट होता है। तो उसी प्रकार यहाँ भी अब बच्चे के साथ इतनी सारी दिक्कतें थी तो उसका कहीं ना कहीं खाना पीना सब कुछ अफेक्ट हुआ है, तो उस बच्चे का वेट लॉस होगा, यानी कि वजन घटेगा। उसके साथ साथ ऑब्वियसली अगर खाना पीना प्रॉपर नहीं है तो कमजोरी देखने को मिलेगी, यानी कि वीकनेस देखने को मिलेगी। सो बेहतर तरीके से प्रॉपर न्यूट्रिशन का, प्रॉपर डाइट का क्योर करना है रिकवरी स्टेज में, क्योंकि अगर बेहतर तरीके से क्योर नहीं किया गया तो फर्दर इन्फ्लेमेशंस के चांसेस हो सकते हैं। और कभी कभी इसी फेज पे लाइक कोई ऐसी क्रोनिक डिजीज़ ऑकर हो जाती है जो काफ़ी लंबे समय तक बच्चे के साथ चल सकती है। तो इस वजह से बच्चे की प्रॉपर न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखना है, खास करके ये जो रिकवरी स्टेज चल रही है ना यहीं पे। अब क्यों मैंने बोला, तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देखने को मिल रहे होंगे कि अगर सही समय पे प्रॉपर क्योर नहीं मिला तो फर्दर उसको इन्फ्लेमेशंस, इन्फेक्शंस और क्रोनिक डिजीजेस होने के चांसेस हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्लिनिकल फीचर्स तक बात की है, अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, कल भी हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।